गुड इवनिंग वन एंड ऑल, और आप सबों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल रास एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग में। और मैं हूं आपका अपना राठौर सर। तो चलिए, यूनिट 9 की समाप्ति के बाद अब एक बेहद चुनौतीपूर्ण लेसन है हमारे सामने। चुनौतीपूर्ण यूनिट है और वो यूनिट है अकादमिक अनुशासन। इसको शैक्षणिक अनुशासन भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम चाहेंगे कि आप सभी लोग जितना जल्दी हो फटाफट जुड़ जाइए। एक महत्वपूर्ण यूनिट शुरू होने जा रहा है, तो फटाफट ऑनलाइन हो जाइए जल्दी से सभी लोग, और इसको सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग जल्दी से, और 100+ जल्दी से इसको ले चलिए। सभी लोगों को गुड इवनिंग। यूनिट 10 आज स्टार्ट होने वाला है। आज पूरी तरह से कंप्लीट हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट 10 का टॉपिक है, और देखिए इसमें हमने क्या लिखा है। हमने इसमें लिखा है इंट्रो, और इंट्रो इसलिए लिखा है क्योंकि इसका अकादमिक अनुशासन का जो है, आज हम परिचय आपको करवाएंगे कि अकादमिक अनुशासन क्या है, इसके अंतर्गत क्या कौन सी चीज़ें आती हैं, हम इसकी आपको जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि यूनिट 10 का सिलेबस क्या है ना। क्योंकि सिलेबस है ना आपका आधा काम कर देता है। आपको आधी समझ जो है वहीं पर आपका मतलब क्लियर हो जाता है कि आपका जो है यूनिट 10 सिलेबस क्या कह रहा है। आप आधी समझिए, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं पर हो जाता है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, देखते जाइएगा आप लोग सिलेबस। अकादमिक अनुशासन, और इसी का दूसरा नाम क्या है जानते हैं? इसी का दूसरा नाम है शैक्षणिक अनुशासन। इसी को शैक्षणिक अनुशासन भी कहते हैं। शैक्षणिक अनुशासन भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो यदि ये शब्द या ये शब्द दे दे तो दोनों एक ही शब्द है, घबराने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि अकादमिक अनुशासन क्या है। अनुशासन और विषयों में मानवीय ज्ञान के वर्गीकरण की आवश्यकता और परिप्रेक्ष्य की हम लोग इसमें बात करेंगे। फिर दार्शनिक परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे, एकता एवं अनेकता की बात करेंगे, है ना। दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में एकता एवं अनेकता, इसकी चर्चा करेंगे। मानविकी परिप्रेक्ष्य संस्कृति एवं जनजाति की बात करेंगे। सामाजिक परिप्रेक्ष्य जब होगा तो व्यवसायीकरण एवं श्रम का बंटवारा की बात होगी। और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जब होगा तो विकास एवं अलगाव की बात होगी। और प्रबंधन परिप्रेक्ष्य की जब बात होगी तो बाजार एवं संगठन की बात होगी। शैक्षिक परिप्रेक्ष्य की बात होगी तो शिक्षण एवं अधिगम की बात होगी, है ना। और इसके बाद का जो टॉपिक है विषयों, अनुशासन में शोध, आंकड़ा संग्रहण के तरीके, निष्कर्ष निकालना, सामान्यीकरण और सिद्धांत विकास, संदर्भ तैयार करना, टिप्पणी एवं संदर्भ सूची संचयिका। अंतः अनुशासन अधिगम क्या है, इसकी जानकारी लेंगे। अंतः अनुशासन अधिगम एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, इसका जवाब लेंगे। अंतः विषयक विषयों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रयोग में लाए जा सकने वाले मापदंड। तो कुल मिलाकर के देख लीजिए कि आपको इसमें ये देखिए, हम बता देते हैं कि ये वाला मिला करके, है ना, यहाँ से यहाँ तक आपका एक टॉपिक हो गया, टॉपिक 1, है ना। एक टॉपिक हो गया टॉपिक 1, और दूसरा जो है ये हो गया आपका टॉपिक 2, है ना। क्या हो गया? ये टॉपिक 2 हो गया। और तीसरा जो है ये हो गया टॉपिक 3, और चौथा जो हो गया ये हो गया टॉपिक 4। इसका मतलब कि इसमें कुल कितने टॉपिक हैं? इसमें कुल 4 टॉपिक हैं, जिसमें आज हम पहले की व्याख्या करेंगे, और उसके बाद जो है पहले की व्याख्या के बाद ओवरऑल जो है हम लोग, है ना, क्या करेंगे, तो ये इन सबों की भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अब हम लोग। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट जल्दी से। अभी तक केवल 37 लोग जुड़ पाए हैं। अच्छा कोई बात नहीं मनीष बाबू, आप देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं लेसन को, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, कि अकादमिक अनुशासन क्या है ना। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि अकादमिक अनुशासन क्या है, देख लीजिए, है ना। अकादमिक अनुशासन की हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। अकादमिक अनुशासन क्या है, ठीक है। तो कह सकते हैं अकादमिक अनुशासन के बारे में कि सीखने या क्या कह सकते हैं, विद्वतापूर्ण, सीखने या है ना, विद्वतापूर्ण, सीखने या विद्वता, है ना, विद्वता, सीखने या, एक मिनट, सीखने या, है ना, विद्वता पूर्ण निर्देश की एक शाखा। आप लोग जो है, ये आप लोग निश्चित रूप से जो है कॉपी कलम लेकर के बैठिए, है ना, क्योंकि किसी भी चैप्टर का, यूनिट का इंट्रोडक्शन जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो अकादमिक अनुशासन का मतलब क्या हो गया, अकादमिक अनुशासन का मतलब हो गया कि सीखने या विद्वतापूर्ण निर्देश की एक शाखा को हम लोग अकादमिक अनुशासन कह सकते हैं, ठीक है। और हम लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि अकादमिक अनुशासन जो है, लिखिएगा आप लोग, अकादमिक अनुशासन, है ना, अकादमिक अनुशासन क्या है, तो ज्ञान की वह शाखा है, ध्यान दीजिएगा, अकादमिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसे उच्च शिक्षा, है ना, जिसे उच्च शिक्षा के हिस्से, उच्च शिक्षा के हिस्से के रूप में, है ना, हिस्से के रूप में पढ़ाया और, है ना, शोध किया जाता है, पढ़ाया और शोध किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठ सकता है, इसीलिए हम दोनों ही चीजों को बता दिए, ठीक। याद रखिएगा कि अकादमिक अनुशासन जो है वो सीखने या विद्वतापूर्ण निर्देश की एक शाखा है ना। और अकादमिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसे उच्च शिक्षा के हिस्से के रूप में पढ़ाया और शोध किया जाता है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अकादमिक अनुशासन। इसको शैक्षणिक अनुशासन भी कहा जाता है। तो अगर दे दे तो आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है कि वो क्या चीज़ है। तो ये हमने अकादमिक अनुशासन के बारे में जान लिया। और इससे कहाँ से प्रश्न आ सकता है आप यह भी देख लीजिए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। इसका फटाफट जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अकादमिक अनुशासन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर से एक बार पढ़ देते हैं, है ना। उसको एकेडमिक डिसिप्लिन भी इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। सीखने या विद्वतापूर्ण निर्देश की एक शाखा को एकेडमिक डिसिप्लिन कहते हैं, एकेडमिक अनुशासन कहते हैं। और एकेडमिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसे उच्च शिक्षा के हिस्से के रूप में पढ़ाया और शोध किया जाता है, ठीक है। यह अकादमिक अनुशासन की हो गई बात। अब जो है कुछ क्वेश्चंस इससे पूछ सकता है, कहां से, तो देख लीजिएगा। इसका अगला पेज हम लेते हैं, ठीक है। कि यह शब्द, ध्यान से देखिएगा कि यह जो शब्द है ना, यह शब्द ग्रीक, है ना, यह शब्द ग्रीक, जिसको हम लोग GREE कहते हैं, यह शब्द ग्रीक, है ना, शैक्षणिक शब्द, है ना,
शैक्षणिक, शैक्षणिक शब्द कहां से लिया गया है जानते हैं? डिडास्को। क्या कहते हैं? डिडास्को, है ना। डिडास्को का मतलब क्या होता है ना? सिखाओ। डिडास्को का मतलब क्या होता है? डिडास्को का मतलब होता है सिखाओ, है ना। डिडास्को का मतलब क्या होता है? सिखाओ। और क्या है? तो यह शब्द ग्रीक शैक्षणिक शब्द डिडास्को मतलब सिखाओ, और कहां से? और जो लैटिन है ना, लैटिन ये वर्ड एक भाषा है, ग्रीक और लैटिन भाषा है। लैटिन डिस्को, लैटिन मतलब यहां क्या हो गया? लैटिन में एक शब्द है जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है डिस्को, है ना। डिडास्को हो गया ग्रीक, और डिस्को जो हो गया है ना, डिस्को जो हो गया, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डिस्को, है ना। डिस्को का मतलब क्या हो गया? सीखना। डिस्को का मतलब क्या हो गया? सीखना, है ना। शब्द से लिया गया है, सीखना शब्द से लिया गया है। पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। याद रखिएगा इसको कि डिडास्को सिखाओ और डिस्को है ना सीखना। सिखाओ और सीखना, वहीं से इस शब्द को लिया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फटाफट आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। अभी तक केवल 62 लोग हैं। फटाफट इसको शेयर कीजिए ना जल्दी से, ठीक है। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। सिलेबस में क्या है वो आपको पता चल गया, और इसका परिभाषा क्या है ये आपको पता चल गया, इसका ओरिजिन क्या है ये भी आपको पता चल गया। अब इस चैप्टर में क्या है ये आपको पता चलेगा, है ना। तो चलिए हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट, है ना। यूनिट कौन सा यूनिट? ये है यूनिट आपका यूनिट 10, यूनिट 10 का टॉपिक 1, है ना। यूनिट 10 का क्या? टॉपिक 1, ठीक। तो ध्यान से सभी लोग देखते जाइए, ठीक। कि शैक्षणिक अनुशासन क्या है? ज्ञान की एक शाखा है जिसे उच्च शिक्षा में पढ़ाया और शोध किया जाता है। इसे एकेडमिक पत्रिकाओं या विद्वान समाजों और विश्वविद्यालय संकायों या विभागों द्वारा परिभाषित किया गया है जो इससे संबंधित है। यह एक छात्र के अध्ययन कार्यक्रम के लिए रूपरेखा और व्यवस्थित व्यवहार की एक प्रणाली प्रदान करता है। इसको हम लोग कहते हैं शैक्षणिक अनुशासन कहिए या एकेडमिक अनुशासन कहिए, ठीक है। आगे देखते हैं कि शिक्षण में, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण में अनुशासन ये तो जरूरी ही है। शिक्षण में अनुशासन जरूरी है। तो शिक्षण में अनुशासन की जब बात करेंगे यानी एकेडमिक अनुशासन का तात्पर्य क्या है, क्या कहना चाहता है कि शिक्षानुकूल मतलब शिक्षा के अनुसार जो शिक्षा के अनुकूल हो, है ना। शिक्षानुकूल वातावरण तैयार करने से है ना। शिक्षा के अनुसार जहाँ शिक्षा अच्छे से विद्यार्थी ग्रहण कर सके और जहाँ शिक्षक अच्छे से ज्ञान दे सके, वैसे माहौल को एक अच्छे सुनियोजित तरीके से तैयार करना, है ना कि शिक्षा को अध्यापक केंद्रित बनाने से है। शिक्षा को चाइल्ड सेंटर्ड बनाना है कि बच्चों पर पूरा फोकस हो और वो बच्चे किस प्रकार से अपने अधिगम को, लर्निंग को कंप्लीट करते हैं, संपूर्ण अधिगम करते हैं, मुकम्मल अधिगम करते हैं, है ना। इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसका पता होना चाहिए, उसके लिए एक योजना होनी चाहिए, है ना। इन सबों की जरूरत है। एक ऐसा माहौल जिससे शिक्षार्थी क्या कर सकें, अपना विकास कर सकें। जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो अपना विकास कर सकें, ठीक है। तो विद्यालय का अनुशासन बालक के व्यवहार को, मतलब बालक का जो बिहेवियर है और उसका जो अभिवृत्ति है, उसको महत्वपूर्ण ढंग से क्या करता है, प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है उस पर। और एकेडमिक अनुशासन एक महत्वपूर्ण विषय है
जो विद्यार्थियों के शैक्षिक अनुभव में अहम भूमिका निभाता है। यह शब्द एकेडमिक, जिसे शैक्षिक संदर्भ है ना में उपयोग किया जाता है, का अर्थ होता है वह ज्ञान, वह नॉलेज जो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि में प्राप्त किया जाता है। इसके अनुसार एकेडमिक अनुशासन उन नियमों को, उन दिशा निर्देशों को और मानकों का पालन करता है जो शैक्षिक संगठनों द्वारा स्थापित किए गए होते हैं। जैसे कि है ना, नियम कानून कोई और बनाता है, विधानसभा लोकसभा में नियम कानून बनते हैं और उसका एग्जीक्यूट कहाँ होता है? एग्जीक्यूट करवाने वाले यहाँ के आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, है ना। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग एग्जीक्यूट करते हैं। बात को समझिएगा, वो लोग क्या करते हैं? वो एग्जीक्यूट करते हैं, वो पालन करवाते हैं, पालन करवाना। तो शैक्षिक संगठनों का काम है नियम बनाना, और जो विश्वविद्यालय हैं, विद्यालय हैं, उनका काम है हेडमास्टर हैं। इसीलिए इसको दिया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि चूंकि आप हेडमास्टर साहब बनने वाले हैं, इसीलिए आपको इन चीज़ों का ज्ञान लेने की ज़रूरत है, आपको इन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। आपका सिलेबस जो तैयार हुआ है, वो क्यों इसको सिलेबस को शामिल किया गया है? ताकि क्यों बीएड का सारा जो है कि सारा मटेरियल इसमें आपको 1 to 12 यूनिट तक का, जो कि 2 सेमेस्टर मिल करके होता है, वो सारा सिलेबस एक ही बार क्यों डाल दिया गया? आपको पता है कि एक सेमेस्टर में 3 विषय हो गया तो 4 सेमेस्टर में कितना हो जाएगा? 2 साल का बीएड होता है, 3 चौके 12 विषय, 2 साल का सिलेबस आपको अभी कंप्लीट करना है। अगर आप किताब पढ़ते तो पॉसिबल ही नहीं था कि उसको पूरा कर पाना, है ना। तो याद रखिएगा कि आपके सिलेबस में शामिल करने का यही वजह है, एकमात्र यही वजह है कि आप लोग इन चीज़ों को जान सकें और उसी अनुसार से आप उसको चला सकें, है ना। तो देखिए, तो एकेडमिक अनुशासन में क्या होता है? एकेडमिक अनुशासन में मानवीय ज्ञान के, है ना, मानवीय ज्ञान के वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन की आवश्यकता उसके अध्ययन और समझ में मदद करती है। यह विद्यार्थियों को संदर्भ और क्या संरचना और विशेषताओं के अनुसार विषयों को समझने में मदद करता है। इसके अलावा एकेडमिक अनुशासन उन्हें सही तरीके से क्या कहता है, क्या बताता है? लेखन और क्या विवरण और क्या प्रस्तुतिकरण, है ना, करने के लिए भी सिखाता है। इसीलिए आपके लिए एकेडमिक अनुशासन को पढ़ना जरूरी है। एकेडमिक का अर्थ क्या है? शिक्षा से। और शिक्षा का जब बात, शिक्षा की जब बात होगी तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि एक विद्यालय कैसे प्रॉपरली रन करना चाहिए, किन चीज़ों को हमें देखना है, क्या ऐसा चीज़ करें जो बच्चे अधिगम कर सकें, वो रटे नहीं अपितु उसको सीखने का प्रयास करें, है ना। इन सारे चीज़ों के लिए एक प्रॉपर डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है ना, एक प्रॉपर नियम कानून की ज़रूरत होती है। इसीलिए इस चैप्टर की आवश्यकता है, आपको पढ़ना है और इसको फॉलो भी करना है अपने रियल लाइफ में, है ना। तो यह नियमों और मानकों के माध्यम से शिक्षा और अध्ययन के क्षेत्र में एक मानवीय, उदार और नैतिक उत्तरदायित्व को, है ना, नैतिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या हो गया? जो नहीं समझ रहे हैं, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी को जो है ना कहते हैं नैतिक उत्तरदायित्व, है ना, इसको प्रोत्साहित करता है। तो ये आपका हो गया क्या? एकेडमिक अनुशासन की बात, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला पोर्शन है इसका परिप्रेक्ष्य, मतलब स्टार्ट जब किए आप देखें, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य था, शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य था, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य था, ये सारी चीजें थी। तो इन सबको जानना बहुत जरूरी है हम लोग के लिए, ठीक है। तो देखिएगा, आगे देखिए। गुड इवनिंग कुमारी सुजाता, बोर्ड से साइड हो जाइए सर। अच्छा ठीक है, ओके मैम, ओके, थैंक यू बताने के लिए। चलिए देखिए, इसका परिप्रेक्ष्य जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकेडमिक अनुशासन जो है, एकेडमिक अनुशासन
न केवल विद्यार्थियों को शैक्षिक संस्कृति में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि यह भविष्य में उनके व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में भी उन्हें सफल बनाने का एक मार्ग प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। एकेडमिक अनुशासन विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण और आवश्यकता अनुसार अनुसारित व्यवहारिक आचरण है। यह शिक्षा संस्थानों में जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय आदि में विद्यार्थियों के लिए स्थापित नियमों, निर्देशों और मानकों का पालन कराता है। यह विद्यार्थियों को सही तरीके से पढ़ाई करने, परीक्षाओं में भाग लेने और संदर्भ पुस्तकों या अन्य संसाधनों का उपयोग करने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। एकेडमिक अनुशासन निम्नलिखित क्षेत्रों को समाविष्ट कर सकता है। ठीक है, देखते हैं एक एक करके। तो पाठ्यक्रम और पाठ्यगत प्रशिक्षण क्या करता है इसका, कि किन क्षेत्रों में एकेडमिक अनुशासन की जरूरत पड़ती है और क्या फंक्शन है इसका, क्या रोल है इसका, इन सबको देखते हैं हम लोग पॉइंट वाइज, है ना। क्या है कि यह विद्यार्थियों के लिए कौशलों और ज्ञान का संरचनित प्राप्ति कार्यक्रम होता है। विद्यार्थी की उपस्थिति की बात करेंगे तो एकेडमिक सेशन जो होता है आपका, है ना, एग्जाम के बाद सेशन स्टार्ट होता है, तो एकेडमिक सेशन में नियमित उपस्थिति का आवश्यकता अनुसार अनुसारित करना, है ना, इसको यूज करना। ठीक है। अगला पॉइंट है कि परीक्षा और मूल्यांकन। विद्यार्थियों को परीक्षा और मूल्यांकन के लिए संबंधित नियमों का पालन करना होता है। नैतिकता और शिष्टाचार की जब बात करेंगे तो विद्यार्थियों को संस्थानिक वातावरण में सभ्य और नैतिक रूप से व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। शैक्षिक संगठन और नियोजन की हम लोग बात करेंगे। तो संस्थान के विभागों और कार्यालयों के संगठन और नियोजन को समझना और पालन करना, है ना। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा और अध्ययन में सफल बनाने में मदद करना है, उन्हें संघर्ष और असफलता से बचाने के लिए एक स्थिर और संरचित मार्ग प्रदान करना है। तो आपको इसका उद्देश्य समझ में आ गया होगा कि एकेडमिक अनुशासन का उद्देश्य क्या है, क्यों एकेडमिक अनुशासन जो है आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, ताकि आप एक प्रॉपर योजना बना सकें सभी शिक्षकों, सभी छात्रों के लिए, अधिगमकर्ताओं के लिए, जो अधिगम करने वाले हैं, जो लर्नर हैं। आप एक बेहतरीन वातावरण प्रिपेयर कर सकें, आप उनको एक डिसिप्लिन में ला सकें। डिसिप्लिन का मतलब कि आपको प्रणाम करे रोज सुबह सुबह, वही डिसिप्लिन केवल नहीं होता है। डिसिप्लिन इन द सेंस कि प्रॉपर वे में बैठना, प्रॉपर वे में उठना, प्रॉपर वे में क्लास चालू होना, स्टार्ट होना, प्रॉपर तरीके से कक्षा में जो है, जो समावेशी कक्षा होता है जिसमें विकलांग बच्चे, दिव्यांग बच्चे और सामान्य बच्चे साथ बैठते हैं, उसको पूरी तरह से मैनेज करना, ये सारी चीजें जो है एकेडमिक अनुशासन के अंतर्गत आती है। समय सारणी बनाना, है ना, तो ये सारी चीजें जो है ये इसी के अंतर्गत आती हैं। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। अब बात करेंगे, है ना, ये इंट्रोडक्शन है यहाँ से, अच्छा चलिए जी। ये टॉपिक 1 जो है, टॉपिक 1 में हमने बात की, किन चीजों की बात की हमने, हाँ, टॉपिक 1 आपको जब हम बता रहे थे, एक बार हम आपको फिर से दिखा देना चाहते हैं, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए टॉपिक 1 में अभी जो हम इतना देर तक आपसे चर्चा किए 20 मिनट तक, वो चर्चा केवल किस लिए है, वो चर्चा केवल एकेडमिक अनुशासन क्या है इसकी बात की है। एकेडमिक और विषयों में मानवीय ज्ञान के वर्गीकरण की हमने बात की, आवश्यकता की बात की और परिप्रेक्ष्य की बात की, है ना। ये आपका कंप्लीट हो गया। ये देख लीजिए, ये वाला पोर्शन जो आपका, ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसको हम जो घेर रहे हैं ग्रीन कलर से घेर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा।
ये ग्रीन कलर से घेर रहे हैं इसको, ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, देख लीजिए, है ना। अब कौन सा पोर्शन कंप्लीट करेंगे आपका जानते हैं, ये देख लीजिए कौन कौन सा पोर्शन है। हम इसको कंप्लीट करेंगे दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। सबको दिख रहा है साफ सुथरा ना, देख लीजिएगा, अगर कहीं आगे खड़े हैं तो बताइएगा हमको, ठीक है। तो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य जो है एकता एवं अनेकता, ठीक है। मानविकी परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे, संस्कृति एवं जनजाति की बात करेंगे। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में व्यवसायीकरण एवं श्रम का बंटवारा की बात करेंगे। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे, प्रबंधन की और शैक्षिक परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे, ठीक है। एड क्यों आता है सर जी, ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि एड क्यों आता है, आप हटा दिया करिए एड को, आप एड को स्किप कर दिया करिए ना सर, है ना। आपके लिए एक व्यवस्था तो कर दिए हैं, ऑब्जेक्टिव में एड नहीं आता है, आप लोग को सुविधा दी है उसमें, इसमें थोड़ा सा झेलिए और क्या करिएगा, है ना। चलिए देखिएगा अब फिर से हम आपको देखिए, ये भी हम चर्चा कर दिए, ये जो देर से जुड़े हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आपको पता चलेगा कि एकेडमिक अनुशासन क्या है, इसका चर्चा कर दिए हैं हम। 2 मिनट के लिए साइड में खड़े होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देर से जुड़ने वाले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, और ये भी हम बता दिए हैं ये शब्द आया कहाँ से है, ये ग्रीक शब्द है, ये लैटिन शब्द है, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। चलिए ले लिए, तो अब हम चलते हैं पेज नंबर 11 पर, जो कि हम आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं डिटेल में बताइए तो एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ नए हैं, आप लोग केवल फिजिकली प्रेजेंट हैं और मेंटली मेरे साथ प्रेजेंट है ही नहीं। अनुपमा मैम को भी गुड इवनिंग। चलिए, आप लोग केवल जो है ना मेरे साथ फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली प्रेजेंट नहीं, मेंटली ध्यान आप लोग का चला गया है, डिस्टर्ब हो गए हैं आप लोग बाबा के आदेश से, समझ में आ गया हमको, ठीक है। अरे चिंता नहीं करिए सर लोग, चिंता मत करिए, कल भी आपको बोले थे कि याद रखिएगा जब संकट का समय आए तो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास, बहुत अच्छा वर्ड है। और हम जब भी परेशानी में होते हैं तो इस शब्द को हम जरूर अपने दिमाग में एडजस्ट करते हैं, दिस टू शैल पास, है ना। बुरा दिन कितना भी बुरा हो, ज्यादा दिन तक वो आपके साथ नहीं रह सकता, अच्छे दिन को आना ही पड़ता है। आपको हम छोटा सा उदाहरण देते हैं कि हम जो है करीब 1 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, 1 साल से, 1 ईयर से, अप्रैल 2023 से संघर्ष कर रहे थे, है ना। कई बार मतलब कई तरह की समस्याएं, कभी किराया नहीं पूर रहा है तो कभी कुछ नहीं पूर रहा है, तो इस तरह की बहुत सारा समस्या है। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट के पिच पर टिके रहेंगे तो एक कमजोर बॉल जरूर मिलेगा और बहुत बड़ा हिट आप लगा सकते हैं, लंबा छक्का स्टेडियम के पार आप मार दीजिएगा, है ना। तो याद रखिएगा कि जिंदगी भी क्या है, ये जिंदगी भी एक क्रिकेट की तरह है, इस पर टिके रहिए ना। आज अगर आपके पास खराब समय है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा, इसीलिए चिंता मत करिए। चलिए इसको देखते हैं। आप भी सोचिएगा कि बाबा राठौर जी आ गए अपना दार्शनिक ज्ञान देने के लिए। देखिए नेक्स्ट देखते हैं अब, है ना। तो अनुशासन और विषयों में मानवीय ज्ञान के वर्गीकरण की आवश्यकता या परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे। तो सबसे पहले दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, फिर मानविकी, फिर सामाजिक, फिर ऐतिहासिक, फिर प्रबंधन, फिर शैक्षिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, एकता एवं अनेकता से हम लोग स्टार्ट करते, प्रारंभ करते हैं। देखिए दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, एकता एवं अनेकता, क्या सुंदर नोट्स बना है ना, एकदम टॉपिक वाइज नोट्स है ना। चलिए एक बार जो है मेरे राज सर के लिए थोड़ा सा आप लोग क्लैपिंग कर दीजिए, है ना। एक बार राज सर के लिए क्लैपिंग कर दीजिए, राज सर बहुत मेहनत करते हैं हमारे कंटेंट के पीछे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, है ना। अब आगे का हम लोग का है क्या, देख लीजिए कि एकता और अनेकता दो विभिन्न दार्शनिक परिप्रेक्ष्यों को प्रकट करते हैं और इन विषयों के बारे में विचार करते समय
हमें इनके महत्वपूर्ण विवेक की आवश्यकता होती है ना। दार्शनिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, और दार्शनिक की जब बात होती है तो हमको बार बार वो परिभाषा देने का मन करता है। कौन सा परिभाषा? फिलोस और सोफिया। हमको बड़ा अच्छा लगता है उसका डिस्क्रिप्शन जो है कि फिलोस अजोड़ सोफिया, है ना, इसी को कहते हैं फिलॉसफी। फिलोस और सोफिया को हम लोग क्या कहते हैं? फिलॉसफी। और फिलोस का मतलब होता है क्या? ज्ञान। अब सोफिया का मतलब क्या होता है? प्रेम। तो ज्ञान के लिए जो प्रेम हो, ज्ञान के प्रति जो प्रेम हो, वो दार्शनिक, वो दर्शन शास्त्र, है ना। तो वो कहलाता है हमारा दर्शन शास्त्र। चलिए सर, सभी लोग जो है ताली बजा दी आपके लिए। ये देखिए कितना कमेंट आया आपके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राज सर अभी भी काम ही कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, रात दिन जग करके। उस दिन रात भर राज सर जो है ऐप पर काम किए, तभी ऐप सक्सेसफुल हो पाया है। अब आप लोगों के लिए भी हम सक्सेसफुल बना रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य धारण करिए, सभी लोग का होगा। ऐप के वजह से आपका कोई काम रुका है क्या? नहीं रुका है। क्लास ऐसा थोड़े हम यूट्यूब पर बंद कर दिए हैं, देना ऑफ हो गया सर, अब अपना मोबाइल दीजिए। क्लास जो है, और क्लास आपका थोड़े ना ऑफ कर दिए हैं सर हम, आपका क्लास तो चल ही रहा है, आपको पीडीएफ तो मिल ही रहा है। इसलिए चिंता नहीं करना है कि हमको ये नहीं मिला तो ऐप अपलोड नहीं हुआ तो हम कैसे करेंगे, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, इसकी चिंता हम लोग को है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं कि दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में एकता एवं अनेकता की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि एकता का अर्थ होता है सभी में एकता का भाव और एक जैसे विचार का होना, है ना। यह एक सामाजिक, राष्ट्रीय और आध्यात्मिक संगठन की आधारशिला हो सकती है। एकता विचार में हर व्यक्ति, समुदाय या राष्ट्र को एक होने के लिए एक ही भाव से काम करने की आवश्यकता होती है। यह सामर्थ्य और शक्ति को बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है। यह बात तो सही है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना। और कहा भी जाता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। मतलब एक जब हम लोग होते हैं तो हम लोग मजबूत होते हैं, और जैसे डिवीजन होता है वैसे ही हम लोग फेलियर हो जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, ये दार्शनिक परिप्रेक्ष्य एकता की बात इसलिए की गई है कि यदि सभी का मत एक जैसा होगा तो ये राष्ट्र जो है शिक्षा के क्षेत्र में और उन्नति और समुचित विकास कर सकेगा, एक विकसित देश की ओर अग्रसर हो सकेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हम बात करते हैं अनेकता की, अर्थात डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं। तो अनेकता का अर्थ होता है विविधता, है ना, और विभिन्नता। यह विभिन्न धर्म या भाषा या संस्कृति या जाति या लिंग और जीवन शैली में विविधता को, है ना, स्वीकार करने का अर्थ है। अनेकता दृष्टिकोण से हर व्यक्ति और समूह की अलग अलग समर्थित किया जाता है और समृद्धि के माध्यम के रूप में देखा जाता है ना। और क्या देखते हैं कि दोनों, मतलब एकता और अनेकता के दर्शनों में अहमियत होती है ना। फिलॉसफी में इसकी अहमियत होती है अनेकता की भी और एकता की भी, लेकिन इनका संतुलन महत्वपूर्ण होता है। बैलेंस जो है इसका वो इंपॉर्टेंट होता है ना। तो एकेडमिक और सामाजिक संदर्भ में हमें एकता के साथ समृद्धि के लिए अनेकता को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, और एकता विचार हमें आपसी सहयोग और अवस्थानिक समर्थन की आवश्यकता को समझाता है, जबकि अनेकता हमें क्या करता है? समृद्धि, नवाचार और उत्तेजना को प्रोत्साहित करता है। चलिए आगे देखते हैं, इसको देख लेते हैं कि अनेकता में एकता देखने की हमारी सांस्कृतिक उदारता दार्शनिक दृष्टि से सराहनीय ही मानी जा सकती है। परस्पर भारी मतभेद रखने वाले, यहां तक कि घोर मतभेद रखने वाले संप्रदाय और धर्म प्रचारक भी यहां अपना अपना काम
शांतिपूर्वक करते रहे हैं और कर रहे हैं। अपनी इस विशेषता को कायम रखते हुए भी हमें यह ध्यान रखना ही होगा कि कोई समाज उतना ही संगठित रह सकता है जितनी कि उसमें एकता हो। भिन्नताएं जितनी ही बढ़ेंगी उतनी ही विशृंखलता उत्पन्न होगी। संसार के इतिहास पर दृष्टिपात करने से यही प्रतीत होता है कि भाषा, भेष और भाव की एकता ही लोगों को एक संगठन सूत्र में बांध रही है। ये इतना बड़ा हमारे लिए मजबूरी हो गया, इसको हम काट छांट नहीं कर सके। ये बहुत अच्छा पॉइंट था, इसीलिए हम इसको काट छांट नहीं कर पाए बंधु। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। गौतम प्रसाद जी, क्या है गौतम प्रसाद जी आपका? मेरे कमेंट पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। क्या आपका कमेंट है? नहीं समझ में आया हमको। आपके कमेंट पर तो ध्यान दे ही रहे हैं। गौतम प्रसाद आपका नाम लेना था ना। अच्छा चलिए देखिए, जहां जितनी भिन्नता बढ़ी है वहां उतना ही विघटन हुआ है। और दार्शनिक दृष्टि से भिन्नता में एकता देखना एक प्रशंसनीय उदारता मानी जा सकती है, पर सामाजिक दृष्टि से, मानवीय मनोविज्ञान की दृष्टि से विचार करने पर यही मानना पड़ेगा कि भिन्नता एक हद तक ही उपयोगी हो सकती है। यदि उसका विस्तार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से विसंगठन ही बढ़ेगा, है ना। और ऐसा समाज कभी भी सशक्त ना हो सकेगा। विचार भिन्नता कारण परस्पर उपेक्षा बढ़ेगी और अनेक एवं विरोध की परिस्थितियां उत्पन्न होने लगेगी। चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिए, यहां तक कोई समस्या आप लोगों को? असल में मेरा मोबाइल जो है ना ऑफ हो गया और राज सर वाला मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका फंक्शन थोड़ा सा जो है ना गड़बड़ मेरे से हो जाता है, वो बंद हो जाता है बार बार, नहीं समझे। अच्छा, आप लोग पूछ रहे हैं परिप्रेक्ष्य क्या होता है, ना? तो लिख लीजिए ना, परिप्रेक्ष्य का मीनिंग आप सभी लोग लिख लीजिए। हम नहीं उसको समझ पा रहे थे, परिप्रेक्ष्य का मीनिंग लिख लीजिए। आप सभी लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए कि लिख लीजिए कि दृश्यों, व्यक्तियों आदि का ऐसा चित्रण जिसमें क्या हो, पारस्परिक अंतर बिल्कुल उसी रूप में दिखाई पड़ता हो जैसा वह साधारणतया आंखों से मतलब दिखाई देता हो, उसी को कहते हैं परिप्रेक्ष्य। ठीक है, है ना। ऐसा चित्रण जिसमें अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, है ना। चाहे आप उसको किस रूप में देख रहे हो, चाहे आप उसको, है ना, चाहे आप उसको वस्तु या व्यक्ति का ऐसा चित्रण जिसमें प्रत्येक का अंतर स्पष्ट हो जाए, उसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, परिप्रेक्ष्य कहते हैं। और किसी का कोई सवाल? हाँ बताइए, हम देख रहे हैं आपका। तो क्लियर तो कर दिए सर। हाँ, परिप्रेक्ष्य थोड़ा क्लियर कर दिए। गौतम जी बोल रहे हैं तो बताए तो सर परिप्रेक्ष्य के बारे में, परिप्रेक्ष्य के बारे में बताए तो क्लियर तो किए आपको, है ना। चलिए, और कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से बोलिए। परिप्रेक्ष्य अगर समझ में नहीं आया फिर से बोलिए। इसमें क्या होता है परिप्रेक्ष्य में कि पारस्परिक अंतर जो, उसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में ना। पारस्परिक अंतर हम लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं, रुकिए। परिप्रेक्ष्य की जहां तक बात करेंगे, है ना, परिप्रेक्ष्य की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसका लिख लीजिए कि व्यक्तियों, लिख लीजिएगा कि व्यक्तियों, है ना, व्यक्तियों या दृश्यों,
व्यक्तियों या दृश्यों का, ठीक है, ऐसा चित्रण है ना, जिसमें क्या हो, जिसमें पारस्परिक का मतलब क्या होता है, आपस में, है ना। पारस्परिक का मतलब क्या होता है, आपस में। पारस्परिक बिल्कुल उसी रूप में, है ना, दिखाई दे, बिल्कुल उसी रूप में दिखाई दे जैसा वह साधारण आंखों से दिखाई देता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। ये परिप्रेक्ष्य इसी को कहते हैं, है ना, परिप्रेक्ष्य कहते हैं इसको। लिख लीजिए आप लोग फटाफट जल्दी से। चलिए अब इजाजत हो तो आगे बढ़ें। है ना। चलिए अगर आप कहें तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको अगर सरल भाषा में कहिएगा, अगर आपको ये भाषा क्लिष्ट लग रहा है, भारी लग रहा है, तो इसको हम सरल भाषा में लिखाते हैं आप लोग को, कि इसको लिख सकते हैं आप लोग कि किसी, है ना, किसी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में सोचने और समझने का एक जैसा तरीका, है ना। इसको हम लोग दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, है ना, इसको हम लोग दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बोलिए अब आगे बढ़ने की इजाजत है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि काफी जो है हो गया, इस पर हम समझ नहीं पा रहे थे। अब बताइए, समझे गौतम जी। गौतम बाबू और अविनाश जी का ये था, मनीष बाबू का भी ये था। ठीक है, प्रश्न तो अगर आप लोग कहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इरिलीवेंट चीज अभी पूछ रहे हैं अविनाश जी। ठीक है, ठीक है श्याम बाबू, ओके। सभी लोग को क्लियर हो गया ना, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि आज बहुत लंबा इसको निकालना है। ठीक है, क्योंकि 10, 11, 12, 10 अभी शुरू ही हुआ है, 11, 12 अभी भी बाकी ही है ना। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परिप्रेक्ष्य क्या होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि व्यक्तियों, दृश्यों का ऐसा चित्रण जिसमें पारस्परिक, है ना, बिल्कुल उसी रूप में दिखाई दे जैसा वह साधारण आंखों से दिखाई देता है। या अगर वो परिभाषा आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको देखिए कि किसी चीज के बारे में सोचने और समझने का एक जैसा तरीका। बात खत्म है, वही परिप्रेक्ष्य हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं किशोर, तो हम लोग चलते हैं, है ना, ये मानविकी परिप्रेक्ष्य की ओर, है ना। मानविकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटी कहते हैं, ह्यूमैनिटी कहते हैं। जो भी हमारे बंधु इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसको याद रखिएगा कि मानविकी को इंग्लिश में ह्यूमैनिटी कहते हैं, है ना, ह्यूमैनिटी कहते हैं, या ह्यूमैनिटीज भी कह सकते हैं इसको, ह्यूमैनिटीज, है ना। ह्यूमैनिटीज परिप्रेक्ष्य में इन संस्कृति एवं जनजाति की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि मानविकी यानी एंथ्रोपोलॉजी एक अध्ययन है जो मानव समुदायों, उनकी संरचनाओं, संस्कृतियों और जीवन पद्धतियों को विशेष रूप से अध्ययन करता है ना। तो संस्कृति और जनजाति दोनों मानविकी के अध्ययन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, है ना। मानविकी का मतलब हो गया यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी भी हो गया, ह्यूमैनिटीज भी हो गया, मतलब मानव से संबंधित, मानव समुदाय से संबंधित, है ना,
क्या चीज को, उसका संरचना क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उसका जीवन पद्धति क्या है, उसका अध्ययन करना एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत आता है। ठीक है। और जब हम बात करेंगे कल्चर की, संस्कृति की जब बात करेंगे तो संस्कृति एक समाज के विशिष्ट उत्पादन, धार्मिक मान्यताओं, अभिव्यक्ति शैलियों और व्यवहारों का संयोजन है। अगर आपसे कोई संस्कृति की परिभाषा पूछे कि व्हाट इज ए कल्चर, तो आप क्या जवाब देंगे कि संस्कृति क्या है? वो समाज का विशिष्ट उत्पादन है और धार्मिक मान्यता है, अभिव्यक्ति शैली है, मतलब एक्सप्रेशन स्टाइल, अभिव्यक्ति शैली जो नहीं समझ पा रहे हैं, स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन उसको कहते हैं, और व्यवहार, इन सब का संयोजन ही संस्कृति कहलाता है। बात समझ रहे ना आप? शादी विवाह का रस्म देखिए, बंगाली लोगों का रस्म जो है कुछ अलग होता है, हम बिहारियों का रस्म कुछ अलग होता है, पंजाबियों का रस्म कुछ अलग होता है, मुस्लिम समाज के लोगों के विवाह का रस्म कुछ अलग होता है। तो ये सब जो है विशिष्ट उत्पादन, उसमें धार्मिकता छुपी होती है, उसमें अभिव्यक्ति शैली छुपी होती है। ये कुल मिलाकर के ओवरऑल ऑल टुगेदर जो है ये संस्कृति है। और मानविकी में संस्कृति के अध्ययन में ध्यान दिया जाता है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं और किस प्रकार के संचार और संबंध वे बनाते हैं, है ना। तो यहां तक समझ में आ गया? हाँ, कह सकते हैं शंभू पांडे जी, नजरिया कह सकते हैं आप लोग, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही सही आपने ये आंसर किया। ठीक है। संदर्भ तो एक अलग चीज है अनुराधा मैम, संदर्भ थोड़ा सा इससे अलग हट करके वर्ड है। संदर्भ तो हम भी जानते हैं संदर्भ क्या है ना। ठीक है, आपने प्रयास किया, बहुत बहुत अच्छा। देखिए, जनजाति की अब हम बात करेंगे, इथनिसिटी उसको कहते हैं, जनजाति की, ट्राइब की बात करेंगे हम। तो जनजाति एक समूह की पहचान है जो विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक विशेषताओं के आधार पर बनती है। यह जाति, भाषा, संस्कृति और इतिहास के माध्यम से परिभाषित की जा सकती है। जनजाति के अध्ययन में ध्यान दिया जाता है कि लोग कैसे अपनी विशेषता और पहचान को स्थापित करते हैं और कैसे यह उनके जीवन और सामाजिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है ना। तो संस्कृति और जनजाति दोनों के अध्ययन से हमें मानव समाजों के विविधता, सामाजिक संरचना और संबंधों को समझने में मदद मिलती है। इन अध्ययनों के माध्यम से हम समाज में विभिन्नता की महत्वपूर्ण भूमिका को समझ सकते हैं और समाज के संरचनात्मक और सांस्कृतिक प्रतिस्थापन को विश्लेषण कर सकते हैं। जिस तरह से हम बंधु घेर घेर के पढ़ते हैं, आपको भी पेंसिल से इसी तरह घेर घेर के पढ़ना है और घेर के जो है चक्र, ऐसा चक्रव्यूह का रचना करना है कि प्रश्न जो है एक भी बाहर नहीं जा पाए, है ना। इस तरह का चक्रव्यूह का रचना करना है और नोट्स तो आपके लिए शानदार प्रिपेयर कर दिए हैं। अब इससे ज्यादा क्या पूछेगा हमको बता दीजिए, क्या पूछेगा इससे ज्यादा? कहां से दे देगा प्रश्न? इसी लोक से देगा ना, पृथ्वी लोक का ही प्रश्न देगा ना। तो पृथ्वी लोक में पाए जाने वाले तमाम चीजों की जानकारी आपको इस शॉर्ट नोट्स में दे दी गई है। इससे अगर बाहर पूछता है तो क्वेश्चन बनाने वाला कोई अलौकिक व्यक्ति होगा, स्वयं ब्रह्मा जी हो सकता आके बना दिए हों। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। समय कितना हो गया? 8:55। चलिए अभी चलेगा, 10 मिनट अभी और चलेगा। देखिए, सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, व्यवसायीकरण एवं श्रम का बंटवारा की बात करते हैं। तो जहां समाज की बात होगी तो वहां पर व्यवसाय की भी बात होगी और श्रम के बंटवारे की भी बात होगी, यह भी निश्चित है। ठीक है, तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य से व्यवसायीकरण और श्रम का बंटवारा क्या है, एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषय है। ये दोनों प्रकार के व्यवसायीकरण और श्रम के विभिन्न पहलुओं के बीच समाज में संतुलन की आवश्यकता को क्या करता है? संतुलन की आवश्यकता को उठाता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, है ना। हमारा अगला पॉइंट है व्यवसायीकरण की। हम लोग बात करते हैं, इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं कि व्यवसायीकरण का अर्थ है उद्योगीकरण,
जिसमें उद्योग और उत्पादन की प्रक्रियाओं को नवीनीकरण और मैकेनाइजेशन के माध्यम से समझा जा सकता है। व्यवसायीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न उद्योगों में नई तकनीकों और मशीनों का उपयोग होता है, जिसमें उत्पादन की वृद्धि होती है। यह आमतौर पर अर्थव्यवस्था और विस्तार और समृद्धि को बढ़ावा देता है, लेकिन समय साथ श्रमिकों की स्थिति पर भी प्रभाव डालता है। अब आज एक कमेंट आया था शिक्षक बंधु कि सर आप केवल पढ़ देते हैं, आप एक्सप्लेन नहीं करते। हम कहते हैं कि हमारा नोट्स जब पूरा रिसर्च करके हम लिखे हैं, पूरा शोध करके लिखे हैं, सारे किताबों का निचोड़ और मिश्रण हम यहाँ लिखे हैं, तो हम फालतू बकबक करके आपका समय क्यों बर्बाद करें? हमको ये जवाब दीजिए। बेकार में इस पर कहानी सुना के हम क्या करेंगे? समय है कहानी सुनाने का। आप बीएड नहीं कर रहे हैं कि कहानी सुना के वो दिन काटना, हमको सिलेबस पूरा करना है। अब वो भी एकदम कैसा, तो हिट द टारगेट वाले मोड में। ये देख लीजिए, ये है और ये टारगेट है हमारा, ये इस टारगेट को हमको हिट करना है, तो हम काहे बकबक करेंगे फालतू का, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं श्रम का, यानी लेबर का। ठीक है, हाँ, तो श्रम या कामगारों का योगदान समाज में महत्वपूर्ण होता है। श्रमिकों के प्रयास और मेहनत के बिना कोई भी व्यवसाय या उद्योग सफल नहीं हो सकता, लेकिन अक्सर व्यवसायीकरण की प्रक्रिया में श्रमिकों के अधिकांश उपयोगकर्ताओं द्वारा की जाने वाले उत्पादन का अन्योन्य प्राप्त होता है और इसका निकासी उनके हित में कम होता है। चलिए, संजीव प्रभाकर जी बोल रहे हैं, सर आपका बिहारी स्टाइल में पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव बाबू आपके उस प्रोत्साहन के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसा कमेंट करता है, तो है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बस आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहिए ना, हम तो दुनिया जीत जाएंगे। आप लोग मेरे साथ रहिएगा तो हमको कोई कुछ कहेगा, हमको कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। चलिए ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। इसलिए सामाजिक परिप्रेक्ष्य से व्यवसायीकरण और श्रम के बंटवारे को समझना महत्वपूर्ण है। एक सामाजिक रूप से न्याय संगत और समर्थक व्यवसायीकरण तंत्र तैयार करने के लिए श्रमिकों के हित में समझदारी और निष्ठापूर्णता की आवश्यकता होती है। अब अगले परिप्रेक्ष्य की ओर चलते हैं, जिसका नाम है क्या? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, विकास एवं अलगाव की बात करेंगे। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से विकास का और अलगाव का अध्ययन ऐतिहासिक घटनाओं, प्रक्रियाओं और परिवर्तनों के माध्यम से किया जाता है। यह अध्ययन विभिन्न समाज, संस्कृति और संरचना के विकास और उनके अलगाव के पीछे के कारणों को समझने में मदद करता है। हम बात करेंगे विकास की, यानी डेवलपमेंट की, है ना। तो डेवलपमेंट की जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो डेवलपमेंट की जब हम लोग बात करेंगे तो विकास का अर्थ है समृद्धि, प्रगति और समाज का सुधार। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से विकास का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज किस प्रकार से और क्यों प्रगति करता है। ये इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार की परिवर्तनशीलता होती है और कैसे नई विचारधारा और प्रक्रियाएं विकसित होती है। चलिए धन्यवाद अनुराधा दीपंकर मैम, श्याम सुंदर बाबू को भी, चलिए शंभू पांडे सर को भी। अब देखिए अलगाव की बात करते हैं, डाइवर्जेंस की बात करते हैं। अलगाव का क्या अर्थ होता है? अलगाव का अर्थ होता है विभाजन या अलग अलग, है ना। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से अलगाव का अध्ययन हमें समझने में मदद करता है कि समाज कैसे विभाजित होता है ना। अलगाव में यही बताता है समाज कैसे विभाजित होता है, क्या क्या कारण होते हैं जो अलगाव को उत्पन्न करते हैं और कैसे अलग अलग समूहों के बीच संबंध और संघर्ष विकसित होते हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से विकास और अलगाव का अध्ययन हमें सामाजिक प्रक्रियाओं, सांस्कृतिक परिवर्तनों और समृद्धि के प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। यह हमें ऐतिहासिक संगठन, सामाजिक परिवर्तन और संघर्षों के पीछे के लिए गहराई से समझने में मदद करता है और हमें समाज की शिक्षा में भविष्य में संभावनाओं को अनुमानित करने में सहायक होता है।
चलिए अब देखते हैं प्रबंधन परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा अति नहीं करना है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। शैलेंद्र कुमार जी, मैं भी हूं गुरुजी। जी हाँ, बिल्कुल आप भी हैं सर। तो प्रबंधन परिप्रेक्ष्य से बाजार और संगठन का अध्ययन संगठनों के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है और व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने के तरीकों को विश्लेषित करता है। बाजार की बात करेंगे, मार्केट की बात करेंगे, तो बाजार का अर्थ है उत्पादों और सेवाओं के विनिमय का स्थान, जहां खरीदार और विक्रेता एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। प्रबंधन परिप्रेक्ष्य से बाजार का अध्ययन हमें उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति और मांग के प्रकार, विपणन रणनीतियों, विपणन मतलब व्यापार हो गया, विपणन, और उत्पादों के मूल्य निर्धारण के प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। और संगठन का अर्थ क्या है कि संगठन का अर्थ है एक या अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं के समूह का गठन जो क्या करे, सामाजिक, व्यावसायिक या अन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के काम करते हैं। और प्रबंधन परिप्रेक्ष्य से संगठन का अध्ययन हमें संगठन के संरचना, प्रबंधन और संचालन के तरीकों को समझने में मदद करता है, जैसे कि संगठनात्मक विकास और क्या, नेतृत्व, और क्या, संगठन की संचालन शैलियां और संगठन के संरचनात्मक बदलाव। आप लोग कभी गन्ना देखें पेरते हुए? गन्ना को यदि पेरते हुए देखे हैं तो आपको पता होगा कि गन्ना वाला तब तक गन्ना की पेराई करता है जब तक उसका एक एक कतरा जो है वो निकाल ना ले। कल का चैप्टर था अंतः अनुशासन। क्या था? कल हमने एकेडमिक अनुशासन पर चर्चा कर लिया था, ठीक है। और आज जो है, आज एकेडमिक अनुशासन के बाद जो है अंतः अनुशासन की बात होगी। अंतः अनुशासन अधिगम की बात होगी और विषयों या अनुशासन में शोध, आंकड़ा संग्रहण के तरीकों की बात होगी। निष्कर्ष निकालना, संदर्भ तैयार करना, टिप्पणी एवं संदर्भ सूची संचयिका, इन सभी पर आज बात होने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को इस तरह से। देखिए क्या है एकेडमिक अनुशासन, क्या है, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। अनुशासन और विषयों में मानवीय ज्ञान के वर्गीकरण की आवश्यकता और परिप्रेक्ष्य, इसकी भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। दार्शनिक परिप्रेक्ष्य कल बता चुके थे, एकता एवं अनेकता क्या होता है। मानविकी परिप्रेक्ष्य संस्कृति एवं जनजाति क्या होता है, ये बता चुके थे। सामाजिक परिप्रेक्ष्य व्यवसायीकरण एवं श्रम का बंटवारा। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य विकास एवं अलगाव। प्रबंधन परिप्रेक्ष्य बाजार एवं संगठन की बात किए थे। और शैक्षिक परिप्रेक्ष्य शिक्षण एवं अधिगम की बात किए थे, है ना। विषयों अनुशासन में शोध, आज ये हम लोग का टॉपिक 2 चलेगा, देख लीजिए। ये टॉपिक 2 विषयों या अनुशासन में शोध की बात होगी, है ना। अनुशासन में या विषयों में शोध की बात होगी। और जब शोध होता है, आपको पता होना चाहिए कि जब रिसर्च होता है तो रिसर्च में इसमें आंकड़ा संग्रहण का बहुत महत्व है ना। आंकड़ा संग्रहण के तरीके, इनका बहुत बड़ा योगदान है आंकड़ा संग्रहण के तरीके में, है ना। फिर क्या है, निष्कर्ष निकालना, है ना। ये आंकड़ा संग्रहण जब कर लेते हैं, डेटा जब कलेक्ट कर लेते हैं तो उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि डेटा कलेक्शन, आप लोग भी जब रिसर्च किए होंगे तो आप लोगों को भी फील्ड वर्क के लिए मतलब भेजा गया होगा, ठीक है। सामान्यीकरण और सिद्धांत विकास, संदर्भ तैयार करना, टिप्पणी एवं संदर्भ सूची संचयिका, इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। 48 लोग ही आज आप आए हैं, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। उसके बाद देखिए आगे क्या है, अगला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि विषय
और अनुशासन की समझ की हम लोग बात करेंगे, है ना। विषय और अनुशासन की समझ की बात करेंगे, है ना। ये विषयों अनुशासन में शोध, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान को, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान को उसके स्वरूप उपयोगिता के क्षेत्र एवं अध्ययन के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। साधारण रूप से वह सभी विषय वस्तु जो विद्यालयों में पढ़ाया जाता है उसे विषय की संज्ञा दी जाती है ना। और विषय जब उच्च स्तर के शिक्षण एवं अध्ययन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे एकेडमिक डिसिप्लिन की संज्ञा दी जाती है। देखिए कितना सुंदर ये डेफिनेशन है, इसको समझिएगा फिर से कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान को, नॉलेज को उसके स्वरूप उपयोगिता के क्षेत्र में अध्ययन के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है ना। तो जो साधारण रूप से विद्यालयों में जो पढ़ाते हैं, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं विषय। क्या कहते हैं उसको? विषय। और वही विषय जब उच्च स्तर के शिक्षण एवं अध्ययन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे ही कहते हैं अनुशासन, या उसको कहते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन। उसको एकेडमिक डिसिप्लिन की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और समान रूप से सब्जेक्ट एवं डिसिप्लिन ज्ञान की प्राप्ति और क्या अध्ययन की दृष्टिकोण से छात्रों के विकास के दृष्टिकोण से समान प्रतीत होते हैं, ठीक है। जैसे एक विषय विशेष को जब बालक अध्ययन करता है, कहाँ? तो विद्यालय के स्तर पर जब अध्ययन करता है तो विषय के रूप में जाना जाता, परंतु वही विषय जब सूक्ष्म रूप से माइन्यूटली एक एक पुर्जे का जब हम लोग, है ना, इस्तेमाल करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं, है ना। जैसे आप रिसर्च करते हैं किसी चीज का, आपको रामायण के एक एक पंक्ति पर रिसर्च हो जाता है ना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तसहि फल चाखा। हो यह सोही जो राम रुचि राखा, जो जस करहि तसहि फल चाखा। तो ये सब एक एक लाइन पर रिसर्च हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। जैसे रिसर्च में हम लोग को क्या सब्जेक्ट मिला था, तो हम लोग चूंकि लिंग्विस्टिक्स से भाषा विज्ञान के छात्र हैं बीएचयू के, तो बीएचयू में हम लोग को लिंग्विस्टिक्स में शोध करने के लिए भेजा गया था। हम लोग को क्या चीज का शोध करने के लिए? तो अपने क्षेत्र में जो बोले जाने वाली भाषा है उसमें आपको ग्रामर ढूंढ करके लाना है ना। तो हम लोग बीएचयू से हम लोग को 1 महीने की छुट्टी मिली थी अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, है ना। अपने क्षेत्र में जब हम लोग काम किए तो हम लोग ग्रामर ढूंढे उसमें, है ना। तो ग्रामर में क्या ढूंढे? तो हम लोग का जो अंगिका भाषा है, हम लोग का जो क्षेत्र है, ये भागलपुर हो गया, बांका हो गया, मुंगेर हो गया, ये सब क्षेत्र क्या है? ये सब क्षेत्र अंगभाषी क्षेत्र है, यहाँ अंगिका भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर हम लोग को शोध करने के लिए दिया था, डेटा कलेक्ट करने के लिए दिया था कि आपको ग्रामीण भाषा को, अंगिका भाषा को गांव-गांव जाकर कलेक्ट करना है और आपको शोध करके लाना है कि आपने उसमें ग्रामर में क्या डिफरेंस देखा, है ना। तो हम लोगों के यहाँ क्या है कि केवल अनुस्वार से जो है सम्मान और अपमान वाली बात हो जाती है, ठीक है। जैसे हम किसी बड़े व्यक्ति को अगर कह देंगे कि तो गेल हैं, मतलब आप गए, तुम गए, तो किसी बड़े व्यक्ति के लिए तो गेल हैं शब्द का प्रयोग क्या हो गया कि यू वेंट और नॉट, है ना। आप गए कि नहीं गए, तुम गए कि नहीं गए, इसके समान है। लेकिन अगर इसी शब्द को हम लोग बोल देते हैं कि तो गेलहाव की, तो वो क्या हो गया? उसके लिए सम्मानजनक शब्द हो गया, है ना। जैसे तुम और आप का फर्क होता है ना, तुम बोल देते हैं, तुम अगर अपने से बड़े को यूज नहीं कर सकते हैं, तो गेलहाव मतलब कि वो अपमानजनक शब्द हो गया। तो गेलहाई जो है वो अपमानजनक हो गया बड़े के लिए, तो गेलहाव की, तो ये हो गया सम्मानजनक शब्द। तो ये सब डेटा हम लोग को कलेक्ट करना पड़ा था। वही डेटा कलेक्शन को फिर निष्कर्ष निकाला जाता है ना। ये उच्च स्तर में, ये कॉलेज स्तर में ये सब होता है। लेकिन चूंकि आप प्रधानाध्यापक होने वाले हैं, प्रधानाध्यापक बनने वाले हैं, इसीलिए आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए इसको सिलेबस में शामिल किया है। ये आपको पढ़ाना नहीं है किसी को,
है ना, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाना नहीं है किसी को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट देखते हैं कि मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट, विषय का अर्थ की बात करते हैं। मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट मतलब विषय का अर्थ की बात करते हैं। प्राप्त ज्ञान को जब उसकी प्रकृति मतलब नेचर, प्रकार मतलब काइंड, उपयोगिता मतलब यूटिलिटी, क्षेत्र आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है ताकि इसका अध्ययन सरलता के साथ किया जा सके, वो विषय कहलाता है। अर्थात विषय क्या है, तो ये सामान्य ज्ञान का एक समूह है। इट इज द ग्रुप ऑफ जनरल नॉलेज, सब्जेक्ट इज द ब्रांच ऑफ सिमिलर नॉलेज। यहां पर विषय का जो है वो विषय का अर्थ थोड़ा क्या है, वो व्यापक अर्थ है यहां पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेचर ऑफ सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं, विषय के प्रकृति की जब हम बात करते हैं, तो प्रत्येक विषय के अध्ययन क्षेत्र या विधि या उपयोगिता उसके अलग अलग स्वरूप प्रकट करते हैं, है ना। जब सामाजिक विकास के विषय के रूप में अध्ययन किए जाते हैं तो सामाजिक विज्ञान का रूप प्रकट करते हैं। जब सत्य की खोज एवं वैज्ञानिक विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है उसका स्वरूप वैज्ञानिक प्रकट होता है। मुख्य रूप से विषय के 3 स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से हैं, तो सब्जेक्ट एज ए साइंस, दूसरा क्या, सब्जेक्ट एज एन आर्ट। पहला है विषय किस रूप में, विज्ञान के रूप में, विषय किस रूप में, तो कला के रूप में, ठीक है, और विषय किस रूप में, तो सामाजिक अध्ययन के रूप में, है ना। इन चीजों को हम लोग को देखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट एज ए साइंस की जब बात करेंगे तो जब कोई भी विषय विज्ञान के रूप में तभी प्रकट होती है जब इससे निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती है। विज्ञान के रूप में किसको कब प्रकट करेंगे, जब उसमें सर्च ऑफ ट्रूथ वाली बात हो, सच्चाई की खोज वाली, साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी करने का वैज्ञानिक तरीका हो, री एग्जामिन, उसको बार बार आपको एग्जामिन करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटेबल, जिस पर प्रयोग कर सकते हैं, हैविंग हाइपोथेसिस, जिसमें परिकल्पना की बात हो, है ना। और ये सारी चीजें जब हो तब हम उसको किस रूप में देखते हैं, तो विषय विज्ञान के रूप में तभी प्रकट हो सकती हैं। और जब बात करेंगे हम सब्जेक्ट एज एन आर्ट की, तो कोई भी विषय कला के रूप में अपने स्वरूप को तब प्रकट करती है या जानी जाती है जब इसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे क्या क्या, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, आपका प्रेजेंटेशन जो है बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, तो इसका मतलब ये विषय कला के रूप में है। और क्या, एस्थेटिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, सौंदर्य का मूल्य, सौंदर्य, सौंदर्य मतलब समझते हैं ना, एस्थेटिक मतलब समझते हैं ना, सौंदर्य, सौंदर्यवान, सुंदर, खूबसूरत, है ना, बेहतरीन जब वो दिखे। और क्या, सिस्टमैटिक हो और ऑर्गेनाइज्ड हो, एक बढ़िया सिस्टम में हो और सुसंगठित तरीके से हो, और एट्रैक्शन हो जिसमें, आकर्षण हो जिसमें, और डेवलप एस्थेटिक सेंस, जिसको देखने के बाद आपके मन में खूबसूरती बढ़ जाए, आपके मन में उसके प्रति प्रेम जग जाए, तो वो जो है वो विषय कला के रूप में जाना जाएगा, है ना। और जब बात करेंगे नेचर ऑफ डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन का स्वरूप उसके अध्ययन विधि क्षेत्र एवं उपयोगिता के आधार पर निर्धारित की जा सकती है, जो निम्नलिखित प्रकार है। मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब हो गया कि अनेक डिसिप्लिनरी मतलब बहुत सारे क्षेत्र में, और इंटर डिसिप्लिनरी मतलब हो गया अंतःकरण में, और क्या, ट्रांस डिसिप्लिनरी और क्रॉस डिसिप्लिनरी, ये हम लोग का नेचर ऑफ डिसिप्लिन के अंतर्गत ये सारी चीजें आ गई। मल्टी, इंटर डिसिप्लिनरी, ट्रांस डिसिप्लिनरी और क्रॉस डिसिप्लिनरी, है ना। मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है, हम इसकी चर्चा अब कर देते हैं कि जब कोई शास्त्र अपने अपने अध्ययन के क्रम में कई शास्त्रों के साथ संबंध स्थापित करता है, उसको कहते हैं हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी। और इंटर डिसिप्लिनरी क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक विद्या अर्जन विषयों में मिलकर अध्ययन करने की क्षेत्र को कहते हैं। समझिएगा, इंटर डिसिप्लिनरी मतलब क्या होता है,
इंटरसिटी का मतलब सुने ना, एक शहर को दूसरे शहर से लिंक करना, जोड़ना। वही हाल है इसका इंटरडिसिप्लिनरी का, कि ये क्या करता है कि दो या दो से अधिक विद्या अर्जन विषयों में मिलकर अध्ययन करने का जो क्षेत्र होता है उसको इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, हम जो चिन्ह लगा रहे हैं इस तरह का उछल कूद जो कर रहे हैं, इसलिए ताकि आप अपने आप को क्या कर पाएं, तो मतलब उस पर कंसंट्रेट कर पाएं, इसीलिए उसको हम वैसा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भूमंडल उष्मीकरण में भौतिक, भूगोल, जीव विज्ञान और कई अन्य विधा का एक अंतर क्षेत्र है। मतलब भूमंडल में जो उष्माकरण होता है उसमें इन सब चीजों को हम लोगों को रिलेट करना पड़ता है, एक दूसरे से संबंध स्थापित करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तभी उसका जो है सही शोध निकल करके सामने आता है। ठीक है, इसको ये सब आता है किसके अंदर, ये सब रिसर्च पेपर के अंतर्गत आता है। आप जब रिसर्च करेंगे है ना, तो उसके अंतर्गत ये चैप्टर यूनिट 10 उसी के अंतर्गत ये आता है। तो यहां से 2-3 सवाल तो रहेंगे आपके लिए, है ना। तो कहां से सवाल रहेंगे वो तो अब हम लोग का एग्जाम कैप्सूल में चलेगा। ठीक है, और ट्रांसडिसिप्लिनरी की हम बात करते हैं तो जब दो या दो से अधिक शास्त्र एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं ताकि वह एक समग्र रूप ले सकें, तो ट्रांसडिसिप्लिनरी कहलाता है। इस बात को ध्यान से आप लोग सुनिएगा, हम क्या बोले कि जब दो या दो से अधिक शास्त्र क्या करें, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं ताकि एक समग्र रूप ले सके, वो ट्रांसडिसिप्लिनरी कहलाता है। चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर, अगला पार्ट की ओर चलते हैं, उसको कहते हैं क्रॉस डिसिप्लिनरी, है ना। तो विषय अथवा अनुशासन की प्रकृति एवं संरचना पर प्रकाश डालें, इसकी जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ती है, इसीलिए हम लोग इसको, है ना, इसको हम लोग शामिल नहीं किया, क्योंकि इसको पढ़ाने का मतलब था कि फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाना। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने छोड़ दिया, किसको, क्रॉस डिसिप्लिनरी को हमने छोड़ दिया है। ठीक है, तो बात किसकी करेंगे, तो विषय अथवा अनुशासन की प्रकृति एवं संरचना पर प्रकाश डाले, ये आता है। तो विषय अथवा अनुशासन की प्रकृति एवं उसकी संरचना के बारे में स्पष्टता होने पर अंतर्वस्तु के चयन में सरलता होती है ना। जब हमको पता होता है कि क्या विषय है ना, शैक्षणिक अनुशासन के बारे में क्या हम लोग को जानना, उसका संरचना क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो हम लोगों को पता होता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, है ना। और यदि किसी विषय की प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है, तथा उसके अंतर्गत पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो निसंदेह विषय पदार्थ विज्ञान होगा, है ना। अतः स्वाभाविक है कोई भी पाठ्यक्रम निर्माता पदार्थ विज्ञान के लिए उससे संबंधित क्षेत्रों से अंतर्वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसके लिए वह साहित्य के ज्ञान के भंडार का अवलोकन कदापि नहीं करेगा, है ना। चूंकि प्रत्येक अनुशासन की अपनी एक विशिष्ट प्रकृति होती है तथा उसकी संरचना कुछ निश्चित बिंदुओं को लेकर की गई होती है ना। अतः प्रत्येक विषय का अपना विस्तार एवं सीमा क्षेत्र होता है। विषय विशेष के ज्ञान में वृद्धि होने तथा उसकी पूर्व संरचना में न समा पाने के परिणाम स्वरूप उनमें से नए विषय का उदय होता है। अतः अंतर वस्तु के चयन में विषय की प्रकृति एवं संरचना भी एक प्रमुख स्रोत होती है ना। अंतर वस्तु चयन के मूल आधार, है ना। इसका शैक्षिक उद्देश्य क्या है। अब हम लोग मेन मुद्दे पर आ गए कि एकेडमिक अनुशासन जो चैप्टर है, इसका आखिर में उद्देश्य क्या है, क्या काम है इसका, क्या फंक्शन है इसका, क्या यूज है इसका, ये हम लोग जानेंगे। इसीलिए शैक्षिक उद्देश्य में यानी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एज बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, इसका क्या शैक्षिक उद्देश्य होता है, क्या इसका मूल आधार है, क्यों इसकी जरूरत है। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम लोग कि ज्ञान की यह विशालता और मानव मस्तिष्क की सीमित क्षमता के कारण ही किसी पाठ्यक्रम के लिए अंतर वस्तु का चयन जो है वो आवश्यक होता है ना।
चयन की अन्य समान स्थितियों की तरह पाठ्यक्रम के लिए अंतर वस्तु के चयन में भी प्रायः उपयोगिता एवं सार्थकता को आधार बनाने का प्रयास किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यही पता चलता है कि प्राचीन जमाने से ही अंतर वस्तु का निर्धारण शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर ही किया जाता है ना। किंतु इस संबंध में विशेष जागरूकता एवं निरंतरता 20वीं शती के प्रारंभ में आई है तथा इस दिशा में विधिवत प्रयास अपेक्षाकृत आधुनिक प्रवृत्ति है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख शैक्षिक संस्थान है जिसका नाम नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं NEA की पाठ्यक्रम सुधार परिषद ने, मतलब वहां की जो NEA है, उन्होंने पाठ्यक्रम में सुधार के लिए जो कमिटी काउंसिल जो बनाया गया, उन्होंने अपने प्रतिवेदन में क्या किया, स्पष्ट किया है ना। उन्होंने लिखा है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो केवल पाठ्यक्रम के अंतर वस्तु का नहीं, बल्कि अंतर मतलब समझते हैं ना, अंदर अंतः से बना है अंतर वस्तु है ना, बल्कि शिक्षण विधियों, विद्यालयों के स्वरूप तथा शिक्षा की मात्रा का भी निर्धारण करता है। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए, शिक्षण विधियां चाहिए, विद्यालयों के स्वरूप चाहिए और शिक्षा की मात्रा का भी निर्धारण चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें देखिए, एकेडमिक अनुशासन का मुख्य उद्देश्य आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि एकेडमिक अनुशासन का जो मुख्य उद्देश्य है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि आप उच्च शिक्षा में या निम्न शिक्षा में, है ना, किस तरह के मेथोडोलॉजी को अपनाएंगे, है ना, या रिसर्च जो करते हैं उस रिसर्च का क्या उद्देश्य होता है, शोध जो करते हैं, अनुसंधान जो करते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि जो बच्चे हैं, चाहे वो एकेडमिक एजुकेशन लोअर लेवल पर प्राप्त कर रहे हो या उच्च स्तर पर प्राप्त कर रहे हो, तो आपको ये बात निश्चित तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी की आवश्यकता होती है ना। तो उन आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए इसको शामिल किया गया है ना। पहले भी बताया गया, शुरुआत में बताया कि विषय जो है जब छोटे लेवल पर पढ़ाया जाता है तो वो विषय होता है, लेकिन वही सब्जेक्ट को जब कॉलेज लेवल पर माइन्यूटली पढ़ाया जाता है तो फिर आपको उसके बारे में बताए कि उसका क्या काम होता है, वो क्या करता है ना। ये सारी चीज़ों की चर्चा हमने पहले कर ली है। अब क्या है कि इन संस्तुतियों का बहुत से विद्यालयों के कार्यक्रम पर व्यापक प्रभाव पड़ा, है ना। ये जो रिसर्च हुए, इसका विद्यालयों पर प्रभाव पड़ा और जो वास्तविक और प्राथमिक विद्यालयों के कुछ पक्षों पर अब भी परिलक्षित होते हैं। मतलब इसका हो गया कि जो रिसर्च किया गया, यही रिसर्च को तो क्या करते हैं, इसको सरकार इन डेटा को कलेक्शन करके और उन डेटा को क्या करती है सरकार, वो जो एक कमिटी बनाती है, उस कमिटी के पास भेजा जाता है कि देखिए इस क्षेत्र में ये रिसर्च हुआ, ये अनुसंधान हुआ, आप जो है वो रिसर्च या अनुसंधान, जो उस अनुसंधान को आप देखिए कि इसको लागू कराया जा सकता है कि नहीं। तो डेटा कलेक्ट करने वालों ने डेटा कलेक्ट करके ला दिया। उनके लिए विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, अपने अपने क्षेत्र होते हैं, अपने अपनी भाषाएं होती हैं, है ना, इन सारे चीज़ों की। और फिर जब इनको कलेक्ट करके, इन पर शोध करके, इन्हीं सब पर से तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनता है 2019, 2020, 2023, NCF जो बनता है, इन्हीं सब चीज़ों का समावेशन होता है। केवल एक व्यक्ति जो है पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं कर सकता, केवल एक व्यक्ति जो है मतलब पूरे शिक्षा जगत को नहीं चला सकता। इसके लिए हजारों लाखों आदमी जो है जुड़े होते हैं, हजारों लाखों शोधार्थी होते हैं, वो इन कामों को अंजाम देते, वो इन कामों को करते हैं, है ना। क्योंकि वर्तमान शताब्दी के उत्तरार्ध का समाज यह अनुभव करता है कि प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए, मतलब अगर शिक्षा को प्रभावशाली बनाना है तो उसके नागरिकों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो क्या दे, यहां देखिए हम क्या लिखे, ज्ञान दे, कौशल दे, सृजनात्मक दे और नैतिक गुणों का अधिक से अधिक विकास कर सके। ऐसा शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। तो ये कौन तैयार करता है? ये डेटा कलेक्शन का काम किन लोगों का है? जो शिक्षा शोधार्थी हैं, जो रिसर्चर हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो PhD कर रहे हैं,
ठीक है ना, वो लोग इन चीज़ों पर शोध करते हैं और इसका जो है सारा डेटा एक जगह संग्रहित होता है और उन डेटा को निकाल करके, है ना, इसी से एनसीएफ बनता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है ना। जो डेटा अच्छा होता है, जो सर्वश्रेष्ठ डेटा होता है उनको, और जो जेन्युइन होता है, कुछ कॉपी पेस्ट होते हैं। आजकल शोध में तो यही होता है ना कि कॉपी पेस्ट कर लो, कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर ले, शोध हो गया। वैसे शोध नहीं, जो रियलिटी में, ओरिजिनल में जो शोध होते हैं, हमने देखा है, बीएचयू का शोध देखा है, जेएनयू का शोध देखा है, हमने रिसर्च देखा है बीएचयू जेएनयू सबका, तो इन सब चीज़ों को हमने देखा है ना। क्योंकि वहाँ पर रहे हैं तो वहाँ के जो रिसर्चर हैं, रिसर्च स्कॉलर, बहुत जेन्युइनली जो है कि अध्ययन करते हैं। हम ही लोग को भेजा गया घर में, उसमें छुट्टी दी गई 1 महीने की, जाओ अपने क्षेत्र में जा करके शोध करके आओ। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए अंतर वस्तु का जो चयन होगा, है ना, कंटेंट जो है उसके चयन में जो है कुछ समस्याएं आती हैं। कौन सी समस्याएं आती हैं? तो उनमें कौन सी समस्याएं आएंगी? अंतर वस्तु के चयन की समस्याओं की जब बात करेंगे तो प्रॉब्लम्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की जब बात करेंगे तो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कर लेने तथा ज्ञान के विशाल भंडार के अंतर वस्तु के स्रोत के रूप में उपलब्धता होने पर जब हम अंतर वस्तु के चयन की आवश्यकता का अनुभव करते हैं तो कई तरह की समस्याएं भी हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाती है। हम लोग भी जब रिसर्च करने के लिए आए थे तो हम लोग के भी सामने बहुत विकट स्थिति थी। ये बात हम कब की कर रहे हैं? 2011 की। बहुत मुश्किल होता है रिसर्च फील्ड में जा करके आप डेटा को कलेक्ट करेंगे तो तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, है ना। कभी साधन की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो कभी कुछ, है ना। तो जब इस बात पर विचार किया जाता है कि पाठ्यक्रम में क्या क्या सम्मिलित किया जाए तथा उनका आधार क्या हो, तो इस समय जो प्रमुख प्रश्न उभर कर आते हैं वे इस प्रकार के आते हैं। क्या कि उनका यह है कि क्या किसी ज्ञान के चयन का आधार प्रमुख रूप से उसकी सांस्कृतिक उपयोगिता होनी चाहिए, या दूसरा हो सकता है कि क्या किन्हीं तत्वों का कालजयी होना ही उन्हें पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए पर्याप्त है। तीसरा है कि क्या किसी सामग्री को केवल इसलिए प्राथमिकता प्रदान की जाए क्योंकि वह विद्यार्थियों की रुचि के अनुकूल है। ये सारी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो और चौथा क्या है कि क्या वर्तमान समाज की समस्याओं से संबंधित अंतर वस्तु को ही चुना जाए, क्या उन तत्वों को वरीयता दी जाए जो पारंपरिक ज्ञान के रूप में विद्यार्थियों को व्यवस्थित क्षेत्रों से परिचित कराते हैं, या संतुलन कैसे स्थापित किया जाए, अर्थात किस पक्ष को कितना महत्व दिया जाए। परंपरागत समाजों में तो इन प्रश्नों के सर्वसम्मत अथवा अधिकतम रहमत वाले उत्तर मिल सकते हैं, किंतु परिवर्तनशील तथा तीव्र गतिमान वर्तमान समाजों में इन प्रश्नों के उत्तर भिन्न भिन्न होंगे। तो इन सारी समस्याओं का सामना, है ना, कंटेंट के लिए करना पड़ता है। चलिए, ये आपका समझ में आ गया होगा हमको लगता है, ठीक है। अब जो है इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग की बात करते हैं, ठीक। ये टॉपिक नंबर देख लीजिए, ये अंतः अनुशासन अधिगम क्या है। ये मतलब टॉपिक 1 फिनिश, टॉपिक 2 फिनिश, टॉपिक 3 चलेगा। ये टॉपिक 3 जो अभी चलेगा उसको क्या कहते हैं, देख लीजिए। यहां हम इधर खड़े हो जाते हैं, इसको क्या कहेंगे? अंतः अनुशासन अधिगम क्या है, इसकी बात करेंगे। अंतः अनुशासन अधिगम एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है ना, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो अंतः अनुशासन की हम लोग बात करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग का यूनिट 10 भी जो है अब समाप्ति की ओर है, समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। इतना सा आप लोग निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। चलिए एक बार आप लोग से संवाद स्थापित कर लेते हैं। कुसुम पांडे और मनीष सर और अनुपमा कुमारी, अनुराधा दीपांकर, अनुराधा, वाह सर, मन खुश हो गए। हाँ, बहुत अच्छा मैम, आप भी चूंकि अंग क्षेत्र की हैं इसीलिए मन खुश होना ही चाहिए, है ना। तो बहुत अच्छा।
रोशन मैम भी जुड़ी हुई है, बहुत अच्छा। सभी लोग इसी तरह जुड़े रहिए। लेकिन काफ़ी दुख भी होता है कि पेड ग्रुप में 300 लोग हैं और मात्र 70, 80, 100 जुड़ पाते हैं। कितना बुरा लगता है ना कि पैसा तो ले लिए हैं लेकिन लोग सक्रिय नहीं हैं, जबकि कोई कसर अपने तरफ से हम नहीं छोड़ते हैं, है ना। जितना ताकत होता है पूरी ताकत के साथ पढ़ाते, पूरा कंटेंट तैयार करते हैं और केवल 70-75 लोग जुड़ पाते हैं। ये मेरे लिए बहुत असहज वाली स्थिति हो जाती है। तो प्लीज़ अब कुछ ही दिन की बात है, आप लोग समय निकाल करके जुड़िए। हम लोग रियली बताते हैं कि आपके लिए बहुत हार्ड वर्क हम लोग करते हैं। और ये समझ लीजिए कि आप जो सोने के लिए यहाँ से घर जाते हैं 3-4 घंटा के लिए, 11 बजे घर जाते हैं और 4 बजे तक अच्छे से नींद नहीं आ पाती, मतलब 4 बजे तक सोते हैं, उसके बाद फिर से उठ करके अपनी सामग्री तैयार करने लग जाते हैं, आपका कंटेंट बनाने लग जाते हैं। और ये 70-75 की स्थिति अच्छी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब ये समाप्ति की ओर है टॉपिक 1 खत्म, टॉपिक 2 खत्म, टॉपिक 3 अंतः अनुशासन अधिगम क्या है, हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तो अंतः है ना, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, अंतः अनुशासन अधिगम, ठीक है। देखिए, तो अंतः विषय शिक्षण या अंतः अनुशासन अधिगम शैक्षिक निर्देश की एक विधि है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि अंतः विषय शिक्षण या इसको अंतः अनुशासन अधिगम भी कह सकते हैं। तो अंतः विषय कहिए या अंतः अनुशासन कहिए, तो अंतः विषय शिक्षण और शैक्षिक निर्देश की एक विधि है जिसके तहत एक छात्र विभिन्न दृष्टिकोणों से एक ही विषय या मुद्दे के बारे में सीखता है ना। ध्यान दीजिएगा, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग क्या होता है, तो अंतः विषय शिक्षण एक शैक्षिक निर्देश की एक विधि है। शैक्षिक निर्देश का मतलब एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन, है ना। जो शैक्षिक निर्देश होता है एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन का एक विधि है जिसके तहत एक छात्र क्या करता है, विभिन्न दृष्टिकोणों से, मतलब अलग अलग तरीके से, अलग अलग एटीट्यूड से एक ही विषय को, है ना, या मुद्दे के बारे में सोचता है, सीखता है, उसी को इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो अंतः विषय शिक्षण शैक्षिक निर्देशों की विधि, ये हो गया। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई छात्र संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्यटन के बारे में अंतः विषय तरीके से सीख रहा है तो वह अर्थशास्त्र की कक्षा में पर्यटन से उत्पन्न राजस्व, भूगोल कक्षा में सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल, इतिहास पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक पर्यटन रुझानों के बारे में सीख सकता है और विपणन वर्ग में पर्यटन एजेंसियों के लिए प्रभावी विज्ञापन रणनीतियां वो बना सकता है, ठीक है ना। तो इसी कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। इसको समझे कि नहीं समझे, ठीक है। फिर से इसको हम उदाहरण को समझाते हैं कि कोई छात्र है और वो यूएसए में यानी अमेरिका में, है ना, पर्यटन के बारे में, मतलब पर्यटन समझते हैं ना, हाँ, पर्यटक और पर्यटन के बारे में अंतः विषयक तरीके से सीख रहा है। तो जब वह इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करेगा, है ना, तो इकोनॉमिक्स की जब वो पढ़ाई करेगा तो कक्षा में पर्यटन से रिलेटेड, है ना, पर्यटन से रिलेटेड जो पैसा है कि किस तरह से पर्यटन का इस्तेमाल करके पैसों को कमाया जाए, इसकी जानकारी वो इकट्ठा करे। और भूगोल की जब कक्षा वो कर रहा हो तो भूगोल के कक्षा में वह उन चीज़ों को ढूंढे कि कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं जहां पर कि लोग जाना पसंद करेंगे, है ना। इतिहास जब वो पढ़ता है और इतिहास पढ़ने के बाद वो ऐतिहासिक पर्यटन रुझानों के बारे में सीख सकता है। मतलब जब वो इतिहास पढ़ रहा है तो चित्तौड़गढ़ कहाँ है, हवा महल कहाँ है, लाल किला कहाँ है, ये ऐतिहासिक स्थल या ऐतिहासिक इमारतों की जब वो बात करता है, जब वो जानकारी लेता है ना, तो वो समझ लीजिए कि वो इंटरडिसिप्लिनरी, है ना, लर्निंग कर रहा है। मतलब एक ही विषय के बारे में
एक ही विषय को वो पढ़ रहा है पर्यटन के बारे में, लेकिन अलग अलग विषय के संदर्भ में वो उन चीज़ों को अलग अलग तरीकों से देख रहा है, सीख रहा है। इतिहास की कक्षा में ऐतिहासिक स्थलों को, भूगोल की कक्षा में क्या चीज़ को, तो भूगोल की कक्षा में लोकप्रिय पर्यटक स्थलों को, और अर्थशास्त्र की कक्षा में कि उन पर्यटन से, उन पर्यटन स्थल से या पर्यटकों को किस प्रकार आकर्षित किया जाए और किस प्रकार से पैसे अर्न किए जाएं। तो इसी को हम लोग कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, चलिए 80 लोग देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मन संतुष्ट नहीं है। सुरेंद्र भारती बोले कल से हम लोग भी 4 बजे, 4 बजे वाले सर हम लोग भी हैं, क्या करिएगा। देखिए, अंतः विषय शिक्षण एक ही विषय को कई दृष्टिकोणों से सीखने की अवधारणा को संदर्भित करता है। सीखने के परिणामों और सीखने के प्रति उत्साह को बढ़ावा देने के लिए सिद्ध अंतः विषय शिक्षण छात्रों को गंभीर रूप से क्या करता है, अंतः विषय जो है वो छात्रों गंभीर रूप से सोचने के लिए, अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों की पहचान करने के लिए, अज्ञात को स्वीकार करने के लिए और नैतिक दुविधाओं का सम्मान करने की अनुमति देता है। इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन जो है ना, वो इन चीज़ों का क्या करता है, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग जो इन चीज़ों का है ना अनुमति देता है, अलाउ करता है। यह छात्रों को विभिन्न विषयों से अंतर्दृष्टि को समझने, किसी विषय से संबंधित जानकारी को संश्लेषित करने और अंततः किसी मुद्दे की अधिक संपूर्ण समझ प्रदान करने में सक्षम बनाता है। अंतर विषय शिक्षण बहुविषयक या अंतर विषयक शिक्षण से आगे जाता है, जिसके लिए केवल विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, है ना। अब जो है अंतः अनुशासन की बात होगी, है ना। किसकी बात होगी, अंतः अनुशासन की बात होगी। यहां देखिए, अंतः अनुशासन यहां पर है, ये टॉपिक 3 का अंतः अनुशासन के बाद अंतः अनुशासन अधिगम के बाद जो है अंतः अनुशासन अधिगम एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के रूप में इसकी जानकारी हम लोग अब लेंगे इसमें, ठीक है। क्या है इसमें, देखिए कि अंतः अनुशासन अधिगम एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, द्वंद्वात्मक या तर्क पद्धति या द्वंद्व न्याय, मतलब डायलेक्टिक्स या डायलेक्टिकल मेथड, जिसे द्वंद्व समीक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, याद रखिएगा कि द्वंद्व समीक्षा भी कहते हैं इसको, ठीक है। डायलेक्टिक याद रखिएगा, डायलेक्टिक्स याद रखिएगा और द्वंद्व समीक्षा को भी याद रखिएगा। असहमति को दूर करने के लिए प्रयुक्त तर्क करने की एक विधि है जो प्राचीन काल से ही, है ना, भारतीय और यूरोपीय दर्शन के केंद्र में रही है। इसका विकास कहाँ हुआ, इसका विकास यूनान में हुआ और प्लेटो ने इसे प्रसिद्धि दिलाया। किसने प्रसिद्धि दिलाया, प्लेटो ने। द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच चर्चा करने की विधि है। क्या ये द्वंद्व क्या होता है ना, द्वंद्व क्या होता है आपको पता है ना। तो द्वंद्व जो है द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच चर्चा करने की विधि है जो किसी विषय पर अलग अलग राय रखते हैं किंतु तर्कपूर्ण चर्चा की सहायता से सत्य तक पहुंचने के इच्छुक है ना। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। कार्ल मार्क्स ने इसलिए कहा था कि हेगेल ने द्वंद्वात्मक तर्क को सिर के बल खड़ा किया है। देखिए कितना सुंदर है कि हेगेल ने द्वंद्वात्मक तर्क को सिर के बल खड़ा किया है ना। उसे पैर के बल खड़ा करने का श्रेय किसको जाता है, तो मार्क्स को और एंगल्स को जाता है ना। मार्क्स को और एंगल्स को जाता है। यहां द्वंद्वात्मक तर्क का बिल्कुल नया अर्थ प्रदान किया गया। इस स्थल पर इसे भौतिकवादी द्वंद्वात्मक तर्क कहना अधिक उपयुक्त होगा। यह माना गया कि प्रकृति, भौतिक जगत और इतिहास ही द्वंद्वात्मक तर्क के वास्तविक निष्कर्ष हैं। प्रकृति की गति स्वयं द्वंद्वात्मक मानी गई है और भौतिकवाद के अनुसार परिवर्तन ही
परम सत्य है, उसके लिए देश काल से किसी भी अमर सत्ता का महत्व नहीं है। उत्पत्ति हो गया, विकास हो गया और विनाश हो गया, यही विश्व की विशेषताएं हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यूनिट 10 का टॉपिक 4 है ना, और आज का ये अंतिम टॉपिक है। यूनिट 10 आपका हो जाएगा आज समाप्त है ना, और 9 जो है अभी सभी लोगों को 10 बजे रात तक जो है यूनिट 9 सभी लोगों को मिलना तय है। ठीक है, सभी लोगों को यूनिट 9 मिल जाएगा और यूनिट 10 भी कल तक मिल जाएगा। तो आज का ये अंतिम टॉपिक यूनिट 10 का टॉपिक 4, मतलब हम लोग अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। इसके बाद अब कल से जो है बचेगा क्या, केवल यूनिट 11 और यूनिट 12, और कल से ही शुरू हो रहा है एग्जाम कैप्सूल भी। ठीक है, तो रहिएगा तैयार। और जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है, कल के बाद उनको थोड़ा सा लफड़ा लग जाएगा कि ऐप पर जब वो बैच को खरीदेंगे तो 824 रुपया उसका कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, और जो कल तक ले लेते हैं, कल शाम के पहले तक, उनका जो है 700 रुपीज वही पड़ेगा। चलिए इसको खत्म करते हैं, इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, फिर इसको खत्म करेंगे। सर एक हम्बल रिक्वेस्ट, शाम 4 बजे से ही क्लास शुरू करें। अनुराधा मैम, अगर 4 बजे से क्लास शुरू करते हैं तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। धन्यवाद मुनेंद्र बाबू, आप सभी का, आप सभी के प्रेम प्यार स्नेह की वजह से हम ये कर पा रहे हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। हम बस एक साधारण व्यक्ति हैं, साधारण शिक्षक हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन आप लोग इतना प्यार दिए, इतना मेरे प्रति स्नेह रखे कि हमको लगता है कि हमको बहुत कुछ आने लगा है। आप लोगों के प्यार के वजह से, आप लोगों के त्याग तपस्या समर्पण और सपोर्ट की वजह से हमको लगता है कि हमको कुछ आता है। बस ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत हमको आता है। ठीक है, क्योंकि सभी टीचर्स को दिक्कत होगी मैम, और दूसरे की बात हम क्या कहें, हमको खुद ही मैम प्रॉब्लम होगी 4 बजे से, क्योंकि स्कूल हमारा यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। तो प्लीज़ आप सबों से हाथ जोड़कर सादर निवेदन है कि 4 बजे के लिए कृपया नहीं कहें, क्योंकि 4 बजे से कोई और बैच, हम बैठे तो नहीं रहेंगे, हमको तो काम ही करना है। स्कूल से हम कभी भी आएँ, 3 बजे से मेरा क्लास यहाँ चालू हो जाएगा, 1.5 से 2.5 1 घंटा आने में लगता है, और 10-15 मिनट खाना पीना खा के निपट के 3 बजे से मेरा यहाँ क्लास हो जाएगा। 3 से 4 क्लास है, 4 से 5 क्लास है, फिर 1 घंटा का गैप हम लेंगे 5 से 6, क्योंकि कल से तो स्कूल में भी क्लास हो जाएगा ना। स्कूल में भी 6-6 पीरियड लगा हुआ है, मेरा 5-6 पीरियड लगा हुआ है, तो वहाँ भी क्लास लेते हैं। ये हमको कोई बच्चा नहीं कर सकता, आप पता लगा लीजिएगा जो लोकल टीचर्स होंगे यहाँ के, हम बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं, फकैती वाला काम नहीं करते हैं, एकदम अपना क्लास समय पर लेते हैं, उसमें कोई कोताही नहीं। ठीक है, बच्चा कभी मेरा शिकायत इस मामले में नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करते हैं। अब बस 2 मिनट और रुकेंगे आप सभी लोग, बस एक चैप्टर फिनिश, उसके बाद चलिए। महताब सर बोल रहे, सर मेरा नंबर है सर, नंबर से जुड़िए ना। नंबर आपको लिखा देते हैं, इस पर बात करिएगा हमसे, और क्या है। ये देखिए नंबर ये है 8002959525, इस नंबर से जुड़िए। कितना आसान तो है, बात करिए हमसे, एडमिशन लीजिए इस पर फोन करके। चलिए यूनिट 10 टॉपिक 4 के समाप्ति की अब घोषणा करने के पहले इसको समाप्त कर देते, तब ना घोषणा करेंगे। चलिए देखिए, तो देखते हैं इसमें हम लोग कि यदि आप अंतर विषयक विषयों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, यानी कंटेंट को यदि आप बढ़िया, गुणवत्ता को बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित मापदंडों का प्रयोग कर सकते हैं। क्या है वो, तो स्थिरता यानी स्टेबिलिटी को, विषय की स्थिरता और सामर्थ्य का मूल्यांकन करें, सत्यापन कीजिए, वेरिफिकेशन कीजिए किसी चीज का। कैसे, तो जो आंकड़ा आपके पास है,
जो तथ्य आपके पास है और जो संदर्भ आपके पास है उसकी सत्यता और सत्यापन का मूल्यांकन करें, है ना। संवेदनशीलता की बात करते हैं, सेंसिटिविटी की बात करते हैं, तो विषय की संवेदनशीलता और जवाबदेही की गुणवत्ता का मूल्यांकन करें, है ना। प्रभाव की बात करें कि विषय का सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव क्या है ना। वैलिडेशन की बात करें कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है दैट डेटा इज वैलिड और नॉट वैलिड, है ना। विषय के विभिन्न पहलुओं का समर्थन और स्थितिकरण का मूल्यांकन करें। प्रदर्शन मतलब का क्या परफॉर्मेंस रहा, उस विषय का परफॉर्मेंस क्या रहा, प्रदर्शन क्षमता कैसा रहा, कार्य क्षमता कैसा रहा, उसका मूल्यांकन करें, है ना। और अदालत यानी फेयरनेस, यहां अदालत का मतलब वो नहीं कटघरे में चले जाना नहीं, विषय की निष्पक्षता की जांच करें, न्याय संगतता की जांच करें और समानता का मूल्यांकन करें, है ना। और उपयोगिता की जब बात करें कि विषय की उपयोगिता, अनुप्रयोगिता और वास्तविकता का मूल्यांकन करें। इन मापदंडों का प्रयोग करके आप अंतर विषयक विषयों की गुणवत्ता को सुनिश्चित कर सकते हैं और उन्हें सही और संवेदनशील ढंग से समझ सकते हैं। तो आज का क्लास यूनिट 10 आपका हो गया क्या, ये यूनिट 10 हो गया फिनिश।